जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम लोग एक बार फिर से जो आपके राज्य आधारित करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो वैसे मैंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश करंट अफेयर के ऊपर कुछ वीडियो बना रखी है 2020 के लिए, और इसी प्रकार से हमारी कोशिश रहेगी कि वह सभी राज्य जहां पर हिंदी को बोला या समझा जाता है उन सभी से जुड़े हुए राज्यवार करंट अफेयर की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूं। तो उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर वह करंट अफेयर्स जो कि राजस्थान की परीक्षाओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से भी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने जनवरी से लेकर के जून 2020 तक के घटनाक्रम को शामिल किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो वो हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है। ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और राजस्थान राज्य जो है ये हमारा 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। जैसे कि ऊपर आपको पंजाब मिल गया, फिर यहाँ पर है हरियाणा, उसके बाद में है उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर है आपका गुजरात। तो इस प्रकार से 5 राज्यों से राजस्थान सीमा साझा करता है। और एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप पूरा देखेंगे, ये है पाकिस्तान जिसके साथ में राजस्थान अपनी सीमा साझा करता है। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या है 33, यानी कि यहाँ पर कुल 33 जिले हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? तो ये आपकी है जयपुर में, आप सभी को पता होगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और आपको बताना है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राजस्थान का जिला कौन सा है। वहीं पर अगर हम लोग सबसे छोटे जिले की बात करते हैं तो वह आपका है धौलपुर। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले के बारे में बताया है। तो आपको नीचे कमेंट में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले के बारे में बताना है। फिर यहाँ पर आप पॉलिटिकल मैप देख सकते हैं राजस्थान की। कुछ प्रमुख जिले जैसे कि जैसलमेर हो गया, बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके अलावा सीकर, ये आप देख सकते हैं जयपुर जो कि राजधानी है, अलवर हो गया, फिर आपका नागौर हो गया, यहाँ पर है भिलवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, उदयपुर। और आप देखेंगे कि जो हमारे अरावली के पश्चिम में जिले हैं वे काफ़ी बड़े हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्योंकि यह पूरा मरुस्थलीय भाग है, आबादी भी यहाँ पर कम रहती है। तो इस प्रकार से जिले आपको यहाँ पर बड़े मिलेंगे। लेकिन इसके विपरीत आप अरावली के पूरब के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ही ज़्यादा आबादी निवास करती है, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे जिले भी देखने को राजस्थान के मिलेंगे। तो ये है पॉलिटिकल मैप, आपको इसके बारे में तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए। अब हम लोग राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ की राजस्थान राज्य की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब? 30 मार्च 1949 को हुई थी। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, और इनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट थे, लेकिन इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। बीच में दोनों के बीच में जब थोड़ी सी उठापटक हुई थी तो उस दौरान इन्होंने पद को छोड़ दिया था। आगे बात करें तो राज्यपाल यहाँ के हैं कलराज मिश्रा। ये आप देख सकते हैं कलराज मिश्रा जो कि राज्यपाल हैं। विधानसभा में यहाँ की कुल 200 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का आपको जोधपुर में मिलेगा। लोकसभा में यहाँ की 25 सीटें हैं, और राज्यसभा में यहाँ की आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी। अब हम लोग राजस्थान के राजकीय प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ का राजकीय पशु है ऊँट और चिंकारा। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका ऊँट और ये है चिंकारा, जिसे हम लोग ब्लैक बक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में राजकीय पक्षी की बात कर रहे हैं तो ये आपकी है सोहन चिड़िया। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी सोहन चिड़िया है इसे हम लोग गोदावन या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर सोहन, इन 3 नामों से जानते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो राजकीय पुष्प यहाँ का है रोहिडा। ये आप देख सकते हैं रोहिडा का वृक्ष है। और राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो ये आपका है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी यहाँ का राजकीय वृक्ष है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो राजकीय मोहर यहाँ की अशोक चक्र है। ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यहाँ की सील मोहर है। राजकीय खेल की बात करते हैं तो बास्केटबॉल यहाँ का राजकीय खेल है। राजकीय नृत्य यहाँ का है घूमर।
ये आप देख सकते हैं घूमर नृत्य है, तो ये राजस्थान का राजकीय नृत्य है। अब हम लोग कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण जो बायोडायवर्सिटी से जुड़े हुए स्थान हैं उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के नेशनल पार्क की, यानी कि यहाँ के जो राष्ट्रीय पार्क हैं तो इनकी संख्या है कुल 5। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है रेगिस्तान नेशनल पार्क, या फिर इसे हम लोग डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अगला हमारा यहाँ पर आपको मिलेगा जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। फिर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रणथंभौर नेशनल पार्क। फिर आप थोड़ा सा इसके ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क, और एक हमारा ऊपर की तरफ आपको मिलेगा यानी कि उत्तर में ये हमारा है सरिस्का नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से 5 राष्ट्रीय पार्क आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेंगे। रेगिस्तान, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, केवलादेव और आपका है रणथंभौर। अब बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स की, तो टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर 3 मिलेंगे। पहला हमारा तो वही सरिस्का वाला है, ये आप देख सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व। उसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और उसके बाद में एक और है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो 3 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, रणथंभौर, सरिस्का और आपका है मुकुंदरा हिल्स। अब राजस्थान के रामसर स्थल यानी कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो 2 आपको मिलेंगी, एक तो हमारा है सांबर झील जिसे हम लोग सांबर लेक के नाम से जानते हैं, तो एक तो हमारा ये रामसर स्थल है, और दूसरा हमारा है केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक पक्षी विहार भी है, और यहाँ पर आपको वेटलैंड्स भी मिलेगा, और इसीलिए इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के पक्षी विहार की, तो आपको यहाँ पर 2 पक्षी विहार मिलेंगे। एक तो हमारा है मरुस्थल, यानी कि जो आपका नेशनल पार्क था मरुस्थल वाला, वही एक पक्षी विहार भी है। इसके अलावा आपको केवलादेव या फिर जिसे हम लोग भरतपुर के नाम से जानते हैं वह भी एक पक्षी विहार है। तो ये हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसकी जो PDF है वह आपको अगले 1 से 2 दिनों में kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF को अपने अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग राजस्थान के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जनवरी 2020 में प्रत्येक माह के पहले दिन को किस राज्य ने जीरो व्हीकल डे के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो राजस्थान की सरकार ने ये कहा है कि जो प्रत्येक मंथ होगा उसके पहले दिन को हम लोग जीरो व्हीकल डे के रूप में मनाएंगे, यानी कि इस दिन सड़कों के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन से चलने वाला वाहन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोग या तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करेंगे या फिर यहाँ पर लोग साइकिल का प्रयोग करेंगे, अपने किसी भी निजी वाहन का प्रयोग लोग नहीं करेंगे। तो सड़क सुरक्षा और वायु प्रदूषण में कमी के लिए इसको घोषित किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्र व राज्य के जल विभागों की समीक्षा में दक्षता लक्ष्यों पर मापदंडों के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है? तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला था गुजरात राज्य को, लेकिन अगर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की तो ये हमारा रहा था तीसरे स्थान पर। दरअसल जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा जो भी राज्यों के जल विभाग हैं उनका मूल्यांकन किया गया, यानी कि उनका असेसमेंट किया गया, और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंटल वाटर डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इफिशियंसी टारगेट्स, यानी कि जल संचय या फिर जल आपूर्ति के क्षेत्र में ये जो भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार के विभाग हैं इनका प्रदर्शन कैसा रहा है, इसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो गुजरात रहा पहले, दामोदर घाटी निगम दूसरे और राजस्थान रहा था तीसरे स्थान पर। और 2018 में जब रैंकिंग आई थी तो राजस्थान था 16वें स्थान पे, तो इसीलिए राजस्थान ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा चेंज किया था, और दिल्ली आपकी इस रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पे रहा था। फरवरी 2020 में किस राज्य में मुक्ति कारवां संदेश रथ को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये दिखाई गई आपके राजस्थान में ही। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो बाल मजदूरी होती है या फिर बालकों के प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है या फिर जो यहाँ पर बाल शोषण होता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुक्ति कारवां संदेश रथ को हरी झंडी दिखाई गई थी। किस राज्य की सरकार ने
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की थी राजस्थान की सरकार ने। ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर समुदाय है उनके लिए अलग से पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन किस राज्य में नोक सौर पार्क की स्थापना करेगा? तो ये स्थापना की जाएगी राजस्थान में ही। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कि हमारी एक महारत्न कंपनी है, इसने कहा है कि हम लोग राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक सोलर पार्क को विकसित करेंगे जिसकी क्षमता होगी 925 मेगावाट। तो एनटीपीसी द्वारा 3500 करोड़ रुपए में आरएसडीसीएल के द्वारा आधारभूत संरचना के लिए 450 करोड़ का निवेश किया जाएगा। मतलब कि ये है कि ये जो पूरा नॉक सौर पार्क होगा 3500 करोड़ की लागत से ये निर्मित होगा और राजस्थान की जो एसडीसीएल है उसके द्वारा इसमें 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में सुपोषित मां अभियान को लॉन्च किया? तो इन्होंने लॉन्च किया है राजस्थान में ही, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के कोटा जिले में इसको लॉन्च किया गया। कोटा इसलिए भी खास है क्योंकि कोटा से ही सांसद हैं ओम बिरला। तो ये योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार की किट दिए गए, यानी कि 17 किलोग्राम संतुलित आहार का पैकेट था और ये हमारे प्रेग्नेंट वुमेन को दिया गया। इसके अलावा इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो कि सक्षम है वह वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को गोद ले सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर के बच्चे के जन्म के दौरान उस महिला के ऊपर जो भी खर्च होगा वह उस पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इस अवसर पर जो हमारी महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी वह भी यहाँ पर मौजूद रहीं। किस देश के न्यायिक अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? तो यहाँ पर शुरू हुआ था नेपाल के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यह राजस्थान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के जोधपुर जिले में आपको मिलेगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और यहीं पर ये जो नेपाल के न्यायिक कर्मचारी थे इनका प्रशिक्षण शुरू किया गया भारत के सहयोग से। तो इसीलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में ये शुरू हुआ था। किस राज्य की पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने की अनुमति के लिए रॉज कॉप ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था राजस्थान की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि लॉकडाउन जब लगा हुआ था उस दौरान अगर किसी व्यक्ति को बाहर जाना हो तो वह इस ऐप के माध्यम से पुलिस से अनुमति प्राप्त कर सकता था। 30 मार्च को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है राजस्थान ने। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के कारण सेवानिवृत्त होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा में विस्तार की घोषणा की है? तो ये घोषणा की राजस्थान ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि जो हमारे यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संबंधी अपराधों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है राजस्थान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जो हमारा कैग हैं उनके द्वारा 2014 से लेकर के 16 के बीच में कुल अपराधों की संख्या को यहाँ पर रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पूरे भारत में जो भी पर्यावरण से संबंधित अपराध होते हैं उनमें राजस्थान वालों का योगदान है 40.59%। अब अगर हम बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित अपराध की तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे आप किसी वन की भूमि है उसका उपयोग कर रहे हैं बिना सरकार की अनुमति के, जंगली जानवरों को आप पकड़ रहे हैं या फिर उनको जहर देके मार दे रहे हैं या फिर उनका शिकार कर ले रहे हैं, तो इस प्रकार के जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको हम लोग पर्यावरण संबंधी अपराधों की संज्ञा में रखते हैं। तो कैग के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि इनकी स्थापना यानी कि इस पद की स्थापना 1858 में हुई थी। हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इनके पद के बारे में बताया गया है। राजीव महर्षि जी पहले कैग थे लेकिन अब बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें कैग बने हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 के लिए
रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया था राजस्थान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है RT-PCR, जिसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमेराइज चैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग रैपिड परीक्षण की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का ऐसा टेस्ट होता है जिसमें RT-PCR तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ पर तुरंत आपके टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार के टेस्ट तब कंडक्ट कराए जाते हैं जब लोगों की संख्या अधिक हो जाए और उन सभी का RT-PCR टेस्ट करना संभव ना हो। किस राज्य की सरकार ने परामर्श व दवा वितरण के लिए आयु और सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो राजस्थान की एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है मेडकॉर्ड, तो इन्हीं के साथ में समझौता किया था और इस ऐप के माध्यम से, यानी कि जो आयु और सेहत साथी ऐप था, इसके माध्यम से लॉकडाउन के दौरान जो भी राजस्थान के नागरिक थे उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि इसके माध्यम से आप अगर चाहें तो दवा को ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सहायता चाहिए या डॉक्टर से कोई परामर्श चाहिए तो उसके लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। किस राज्य की सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन किया? तो ये आयोजन किया था राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ में मिलकर के भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसका आयोजन कराया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो ये वन धन योजना है 2018 में हमारे जनजातीय समुदायों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च की गई थी। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की घोषणा की? तो ये घोषणा की थी राजस्थान की ही सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर राजस्थान की सरकार ने ये कहा है कि हम लोग एक अभियान चलाएंगे जिसका नाम होगा निरोगी राजस्थान अभियान, और इसके लिए यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी जो कि लोगों को जाकर के नशे के जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में जागरूक करेंगे। तो 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की यहाँ पर नियुक्ति किए जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय का शुभारंभ किया है? तो ये शुरू किया था राजस्थान की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये मामला था क्या? तो आपने सुना ही होगा या आपने देखा भी होगा कि जब हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा उसके बाद में बहुत सारे प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में जो फंसे हुए थे वे लौट करके अपने राज्य में आने लगे। तो यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिससे जो भी राज्य में श्रमिक हैं वह अपने आप को यहाँ पर पंजीकृत कर सकें और उनको यहाँ पर रोजगार दिया जा सके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कोविड-19 के प्रबंधन में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें राजस्थान रहा था पहले स्थान पे, यानी कि सबसे अच्छा कोविड-19 के लिए प्रबंधन राजस्थान की सरकार ने किया था। 23 जनवरी 2020 को जयपुर साहित्य त्योहार के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? तो ये आपका था इसका 13वां संस्करण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि यह जयपुर साहित्य त्योहार जयपुर में आयोजित किया जाता है, 13वां इसका संस्करण था और राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो आपका जयपुर साहित्य त्योहार है ये 5 दिनों तक आयोजित किया जाता है। अब इसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक हमारे कवि हैं जिनका नाम है अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा, तो इनको महाकवि कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड से सम्मानित किया गया जयपुर साहित्य त्योहार के दौरान। और अश्विन सांघी नाम के जो हमारे राइटर हैं इनके द्वारा द वॉल्ट ऑफ विष्णु नामक पुस्तक भी लॉन्च की गई थी इसी जयपुर साहित्य त्योहार के अंतर्गत। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि एक हमारी ग्राफिक्स डिजाइनर हैं जिनका नाम है स्नेह पन्मेजा, इनको ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था जयपुर साहित्य त्योहार के दौरान ही।
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2018 के लिए सर्वाधिक आर्थिक अपराधों की सूची में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो जैसे हमने पर्यावरण अपराधों की बात की थी, उसमें राजस्थान पहले स्थान पे था, यहाँ पर राजस्थान रहा था दूसरे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। NCRB यानी कि जो हमारे यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उनके द्वारा 2018 के लिए यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो भी हमारे आर्थिक अपराध होते हैं, आर्थिक अपराध यानी कि जैसे धोखाधड़ी हो गया या फिर बैंक फ्रॉड हो गया या इस प्रकार की जो भी आपके पैसों से संबंधित अपराध होते हैं, उनको हम लोग आर्थिक अपराधों की सूची में रखते हैं। तो इस रिपोर्ट में आर्थिक अपराधों में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा था और उसके बाद में दूसरे स्थान पर रहा था राजस्थान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो ये हुआ था राजस्थान के उदयपुर शहर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ये चौथा सम्मेलन था। इससे पहले गुवाहाटी, लखनऊ और एक कहीं और था आयोजन किया जा चुका था, तो चौथा हमारा हुआ उदयपुर में। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। तो ये जो आपका सम्मेलन हुआ था, इसे राजस्थान के केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मामलों के जो मंत्रालय है उसके सचिव हैं संजय अग्रवाल जी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। महिलाओं का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान जिसका नाम है ब्रह्म कुमारी संस्थान, राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा माउंट आबू में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह संस्थान चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि ब्रह्म कुमारी संस्थान की जो हमारी वर्तमान में प्रमुख थी, जिनका नाम था दादी जानकी, तो दादी जानकी जी का यहाँ पर 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है ब्रह्म कुमारी संस्थान और ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और दादी जानकी जी इसकी प्रमुख थी जिनका अभी निधन हुआ है। मई 2020 में ई नाम प्लेटफॉर्म में राजस्थान की कुल कितनी मंडियां जोड़ी गईं? तो यहाँ पर राजस्थान की 94 मंडियों को जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इस दौरान भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हम लोग कुल मिलाकर के 1000 मंडियों को जोड़ेंगे और वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक शायद 1000 मंडियों को यहाँ पर ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। ई नाम का मतलब है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो यहाँ पर जो हमारे किसान हैं वह अपने जो भी उत्पाद हैं उनको ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 राज्यों की 200 मंडियाँ उस समय जोड़ी गई थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा राजस्थान से जोड़ी गई थी और इनकी संख्या थी 94। बाकी 7 राज्यों में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश था, गुजरात था, उड़ीसा था, तमिलनाडु था, उत्तर प्रदेश था और था कर्नाटक। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार देने में राजस्थान किस स्थान पर रहा? तो राजस्थान यहाँ पर रहा था दूसरे स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक रिपोर्ट आई थी आपकी जो कि लॉकडाउन के पहले की थी, लेकिन एक रिपोर्ट लॉकडाउन के बाद आई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 53,45,000 श्रमिकों को रोजगार दिया, जबकि राजस्थान के द्वारा यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया गया था। राजस्थान सरकार ने किस नाम से ऑनलाइन श्रमिक एक्सचेंज लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था इन्होंने राज श्रमिक के नाम से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी, इनके द्वारा जो भी दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूर थे यानी कि राजस्थान में कार्य करते थे और वे यहाँ पर फंस गए थे, उनको रोजगार देने के लिए और लॉकडाउन के दौरान जो भी यहाँ पर काम करने वाले राजस्थान को छोड़ करके चले गए थे, उस स्थिति में जो भी यहाँ के उद्योग थे उनके यहाँ पर भी श्रमिकों की कमी हो गई थी। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए और इनको एक दूसरे से मिलाने के लिए राज श्रमिक नाम का एक ऑनलाइन श्रमिक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित किया गया था। राजस्थान की सरकार ने किस कंपनी के साथ
100 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए समझौता किया। तो ये समझौता किया इन्होंने पावर ग्रिड और HCIL के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो राजस्थान सरकार की ये योजना थी कि लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई लिखाई तो लगभग बंद ही हो चुकी थी, इसीलिए इन्होंने ये प्लान बनाया कि 100 हमारे राज्य में ऐसे स्कूल होंगे जहां पर हम लोग 1.85 करोड़ की राशि से 100 स्मार्ट क्लास का निर्माण करेंगे। और ये जो स्मार्ट क्लास होंगे 1 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों के लिए होंगे। यहाँ पर इन्हें ई कंटेंट सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा और एक स्कूल में इस प्रकार के स्मार्ट क्लास के संचालन के लिए 4 ट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पावर ग्रिड की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा, ये हमारी एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है, मुख्यालय है गुरुग्राम में, CMD इसके हैं के श्रीकांत। और बात करते हैं HCIL की, तो इसका नाम है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और इसका मुख्यालय है नोएडा में। राजस्थान सरकार ने कितने रुपए के प्रारंभिक बजट के साथ इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है? तो ये इन्होंने लॉन्च की 100 करोड़ के बजट के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो CM अशोक गहलोत जी के द्वारा जो भी राज्य के गरीब लोग हैं उनको 2 टाइम भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया गया। और इससे पहले जब यहाँ पर क्या नाम है, पूर्व जो CM थी वसुंधरा राजे जी, उनकी सरकार थी, तो उस दौरान 2016 में अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की गई थी और उसी को यहाँ पर फिर से रिलॉन्च किया गया है नए नाम के साथ में। तो इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। तो इसके अंतर्गत सस्ते दरों में जो भी हमारे गरीब लोग हैं उनको भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको कवर कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और कल मेरी कोशिश रहेगी कि हिमाचल प्रदेश के जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर हैं उनको भी हम इसी प्रकार से डिस्कस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।